बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अभी ऑपोजिशन हुकूमत को ये ताना दे ही रही थी कि लगता ऐसे है कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है, इसीलिए कुछ गलत अल्फाज का चुनाव जो है वजीर आजम साहब की तरफ से किया जा रहा है, नाम बिगाड़े जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो उनको पब्लिकली जलसों में नहीं करनी चाहिए थी। ऑपोजिशन के ये ताने अभी जारी ही थे कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज अपने ही इत्तेहादियों को मजबूर कर दिया कि वो उनके खिलाफ बात करें। शेख रशीद साहब ने कहा, क्या पहले तो जरा वो क्लिप सुना दीजिए, और उसमें फिर वजाहत भी उन्होंने की। उनसे सवाल हुआ कि आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की है या पंजाब के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि पंजाब के हवाले से। लेकिन क्या कहा, सुनाइए। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। मैं तो आज भी चाहता हूँ कि हमें सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है और ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। ये तो खैर शेख रशीद साहब ने कहा कि सुलह सफाई की बात करनी चाहिए, ये ना हो कि 10 साल तक लाइन में लगे रहें। लेकिन जो इन्होंने 5-5 लोगों के पार्टी जो कि वजारत आला मांग रही है, उस पर मोनस इलाही साहब ने, जो कि खुद वफाकी वजीर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, इस क्लिप को लगाया और ये लिखा कि मैं शेख साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इसी जमात के लीडरान के बुजुर्गों से जनाब अपनी स्टूडेंट लाइफ में पैसे लिया करते थे। ये चौधरी मोनस इलाही साहब का जवाब आया। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने ये एक दावा कर दिया था कि काफ लीग के साथ हमारे मामलात तय पा गए हैं। उसका जवाब तारिक बशीर चीमा साहब ने क्या दिया है, अगर मुस्लिम लीग काफ के मामलात फवाद चौधरी ने ही तय करने हैं तो फिर हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए, ये तारिक बशीर चीमा साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो खबरें हैं MQM की, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात हुई है, वो भी हुकूमत की फेवर में इस वक्त तक जाती दिखाई नहीं दे रही, जो बयानात वहां से भी आ रहे हैं। फिर साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी आज एक ट्वीट करके कहा कि ये फैसले हमने खुद करने हैं, हमारी जमात ने करने, शेख रशीद ने नहीं करने हैं। तो इत्तेहादियों के बहरहाल ये बयानात आ रहे हैं। एक और जो कि हुकूमत जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त रिलाय किए हुए है, जो इनका मंसूबा है, जिस पर बहुत बहस भी हो रही है, आर्टिकल 63A की एक अलग इंटरप्रिटेशन जो हुकूमत की तरफ से आई है, और ये फैसला किया गया है कि जिस दिन ये वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पर, अगर ऑपोजिशन अपने बंदे पूरे कर भी लेती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs आ भी जाते हैं ऑपोजिशन का इस तहरीक में साथ देने के लिए, तो स्पीकर साहब पे रिलाय किया जा रहा है कि वो ऐसी रूलिंग दे देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के जो वोट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे और वो ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे मेंबरान को। हालांकि आइन में ये तरीका नहीं है, स्पीकर साहब खुद से ये डिसीजन नहीं ले सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस बनाकर भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चीज डिसाइड करता है। सो इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला हुकूमत की तरफ से क्यों किया गया है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया फैसल। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के और MNA भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका मियां जावेद लतीफ़ साहब। सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं फॉर लेबर एंड इंफॉर्मेशन। सईद गनी साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। पहले तो फैसल जावेद खान साहब, ये अपने इत्तेहादियों को ही क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो इस तरह का रिएक्शन दें जैसे आज मोनस साहब ने दिया, तारिक बशीर चीमा साहब ने दिया, क्यों कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सादिया, आपने प्रोग्राम बड़े अरसे बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है, 2011-12 में, और हम प्रोग्राम करते थे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपकी कहूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। और बहुत सौ को आपने ट्रेन भी किया, और प्रोग्राम देख के भी बहुत सौ की ट्रेनिंग होती है। आपने पाकिस्तान तरीके से बड़े लोगों की ट्रेनिंग करने की कोशिश की बट हो नहीं सकी। गुड वन। अच्छा, सबसे पहले तो ये कहें कि हमारे इत्तेहादी देखें, जब जब वक्त इम्तिहान आया है, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े रहे, और काफ़ी दफ़ा आया है वो,
वो आया मजलिस शूरा के इजलास में भी आया, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े से 32 से ज़्यादा कोई कवानीन पास हुए, EVM, इंटरनेट वोटिंग, दावे करती रही अपोजिशन के 10 बंदे इनके हमारे साथ हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ये वो है। फिर सेनेट के अंदर अभी कुछ दिन पहले स्टेट बैंक की बिल आई थी, फिर अपोजिशन ने कहा कि ये जी इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमने वहाँ पे भी वोट किया। उससे पहले भी सप्लीमेंट्री जब बजट बिल आया था, फाइनेंस बिल, वहाँ पे भी इत्तेहादी। तो वक्त इम्तिहान जब आएगा इत्तेहादी आप देखेंगे कि हमारे साथ खड़े होंगे। साथ खड़े होंगे? जी हाँ, बिल्कुल खड़े होंगे। अच्छा। अब आए, लेकिन अभी कल मोनस साहब की मुलाकात हो रही है PM से। अच्छा ठीक है, पूछ रही हूँ मैं आपसे, आपको पता पूछ होगा। रही हूँ क्योंकि अभी ये खबरें हैं कि कल वो काफ लीग ने डिसाइड किया कि कल हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत का। अच्छा ठीक। तो मोनस साहब याद है आपको, एक टाइम पे आके कहते थे कि PM साहब मुझे मिलने का टाइम नहीं देते, शायद उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है। नहीं, मोनस भाई तो बिल्कुल, मोनस भाई हमारी कैबिनेट का भी हिस्सा हैं और वो ज़ाहिर है मेरी तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सलाम दुआ भी है, दोस्ती भी है, और हमें पूरा यकीन है कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जिनकी अपनी एक शनाख्त है, वो मखलूत हुकूमत में हमारे साथ हैं। अच्छा। और वो ज़ाहिर है उनके साथ नहीं जाएंगे जो दूसरी तरफ लोग हैं। अच्छा, शेख साहब की आपने बात की, देखें जो शेख साहब की भी अपनी एक पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग, लेकिन वो जिनको 5-5 सीटों की पार्टी बोल रहे थे, शेख साहब की तो खुद एक सीट है। देखें शेख साहब का भी नंबर आपके पास है और आपके प्रोग्राम में भी आते हैं वो, तो उनसे आप ज़रूर पूछ सकती हैं, लेकिन उनकी भी नहीं लग रहा शेख रशीद आपकी हुकूमत के लिए इस वक्त ये मामला बिगाड़ नहीं उनके साथ। मैं एक बात आपको बताऊं कि अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक शायद वापस ले ले, क्योंकि जो हार उन्हें नज़र आ रही है शायद वापस ले ले, अंदर इनकी बात हो रही है फेस सेविंग के लिए, या फिर अगर आ भी जाती है वोटिंग हो भी जाती है, सो 154 का नंबर ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे। 154 मैक्स। अच्छा, ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं। 154, मुझे याद है जावेद लतीफ साहब ने भी पिछले मेरे प्रोग्राम में ना कुछ नंबर्स बता दिए थे कि आपके लोग कितने इनके साथ हैं। वो तो हर बार मैंने आपको वो वाकयात गिना दिए जब इन्होंने क्लेम किया है, लेकिन इंशाल्लाह 154 का नंबर ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे। अच्छा जावेद लतीफ साहब, ये बताइए, आपने मुझे लास्ट प्रोग्राम में याद है आपने तो कहा था कराची से इतने लोग होंगे, फैसलाबाद से इतने लोग होंगे, इन्होंने तो कहा कि आप लोग 154 का नंबर ही नहीं क्रॉस कर सकेंगे। और दूसरा ये भी इनकी खबर है कि आप लोग शायद तहरीक अदम एतमाद वापस लेने पे गौर कर रहे हैं। सादिया शुक्रिया आपका। मैं ये कहूँगा कि ख़बरें तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर फैसल जावेद तक बहुत होंगी और ख़बरें आती भी रहती हैं, और ख़ास तौर पर जब से अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है उस वक्त से ख़बरों में ही है हुकूमत वक्त। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई मुझे ये बता दे या समझा दे कि हमने तो गैर आइनी हुकूमत को भी आइनी तरीके से हटाने का जो प्रोग्राम बनाया है या फ़ैसला किया है, उसके बाद ये गैर आइनी तरीके क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका एक मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग जो होगी उसमें सिर्फ रुकने असेंबली वोट कास्ट कर सकेगा, भले वो हुकूमती इत्तेहादी या अपोजिशन जमात से उसका तल्लुक़ हो। उसके अलावा सादिया मुझे ये बताएं, कोई और वोट कास्ट कर सकेगा? यकीनन नहीं कर सकेगा। अगर नहीं कर सकेगा तो डी चौक हुकूमत वक्त का उस वक्त जलसा करने का मकसद क्या है, और वो पावर शो करना क्या। हाँ, ये तो हो सकता है सादिया कि हम डरे हों कि हुकूमत इंतज़ामी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, हुकूमत जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेगी, लिहाजा अपने लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोगों को इकट्ठा करें। मगर जो हुकूमत है वो अमन कायम रखने के लिए। आप लोग उसी दिन जलसा कर रहे हैं या एक रोज पहले कर रहे हैं? ये मैं जरा क्लियर कर लूं क्योंकि कुछ खबरें चल रही हैं, एक रोज पहले कहा है कि हम तो पता नहीं कितने लाख लोग इस्लामाबाद में ले आएंगे डी चौक में, या सेम डे करने जा रहे हैं आप ये जलसा? हम एक दिन पहले करेंगे। एक दिन पहले करेंगे जी मियां साहब, एक रोज पहले कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ
कि ये इसी तरह करेंगे कि लोगों को इकट्ठा करेंगे और जो इकट्ठे हो गए उनको वहाँ रोकेंगे। अगर इन्होंने एक दिन भी पहले जलसा करना है तो भाई डी चौक के अलावा जहाँ मर्जी पूरे इस्लामाबाद में जलसा कर लें, उस दिन भी कर लें, इनको कोई रोकने वाला है? बिल्कुल नहीं कोई रोकेगा। ठीक है। मगर डी चौक में उस दिन जलसा करना या उससे एक दिन पहले जलसा करना, आप क्या पैगाम और किसको देना चाह रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा? कल उन्होंने कहा कि जनाब न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होता है। फिर उन्होंने कल के एक अपनी स्पीच में कहा कि मुझे बाजवा साहब ने कहा कि नाम बगाड़ के मौलाना साहब का नाम ना लें, और फिर बगाड़ के नाम भी लेते रहे। तो उनको डीजल ना कहा करें। इन चीज़ों को कोट करने की वहाँ ज़रूरत क्या थी? ये वो चीज़ें हैं जो ठीक है, चलें इस पे कर लेंगे बात। बता भी रही क्यों की सादिया, एक सेकंड, एक अगर उनको एडवाइस अच्छी आ गई थी, सजेशन एक आ गया था। जी जी मुकम्मल कर लें। नहीं सादिया, मैं जो बात कहना चाहता हूँ ना, जो अभी फैसल बात कर रहे थे कि इतने नंबर आएंगे अपोजिशन के, हमारे पास ये हैं, मैं ये सारी बात करने का मेरा मकसद ये था कि अगर इनके पास नंबर पूरे हों तो फिर ये सारी हमाकतें ये इस तरह करें जिस तरह कर रहे हैं। ये है असल इशू, लोगों को पता चल गया है कि हकायक क्या है। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट आपका, ये मैं पूछ लूंगी, लेकिन मुझे ठीक है। सईद गनी साहब, एक सवाल देखें, तहरीक अदम एतमाद आ गई है, दो ही सूरतें ना, या वो कामयाब होगी या वो नाकाम होगी। कामयाब उस सूरत में होगी जब आपके पास इनके इत्तेहादी आ जाएंगे या इनके अपने लोग आ जाएंगे, जैसे कि आप क्लेम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी इत्तेहादियों की भी इनकी ज़रूरत हमें नहीं है, पीटीआई के अपने ही लोग बहुत हैं जो हमारे पास आ जाएंगे, हमारा साथ देने को तैयार हैं। अब मुझे बताएं सईद गनी साहब कि अगर उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि अव्वल तो इनके मेंबरान ये कहते हैं जाएंगे ही नहीं, और अगर चले गए तो स्पीकर साहब उनके वोट्स रिजेक्ट कर देंगे, खुद ही रूलिंग दे देंगे, क्योंकि ये सोच रहे हैं, इनको बताया गया है कि रूलिंग स्पीकर की कहीं किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मियां साहब ने कहा ना, मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगा। अगर चले ये इतने मुतमईन हैं, हमारे पास 154 है, चले 154 भी नहीं है, हमारे पास 100 है, मान लेते हैं जो ये कह रहे हो सारी बात ठीक है, तो भाई फिर ये सारा तमाशा है किस लिए? आप जल्द से जल्द इजलास बुलाइए, कल बुला लीजिए, परसों बुला लीजिए, 2 दिन के अंदर इजलास बुलाएं, और इजलास बुलाने के बाद अपने मेंबर्स लाइए, हमारे मेंबर्स आ जाएंगे, वो एक तरफ चले जाएंगे, हमारी तरफ चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अगर ये कह रहे हैं कि हम अपने मेंबर्स को नहीं लाएंगे, ये पहला सबूत है इस बात का कि इनको अपने मेंबर्स के ऊपर यकीन नहीं है, पहला सबूत है इस बात का। दूसरा ये है कि कोई एक नहीं, ठीक है, ठीक, इन्होंने ये एक नहीं है, गवर्नर सिंध का देखते हैं कि कौन माई का लाल हमारा मेंबर जाता है, थ्रेट कर रहे हैं उनको। उन्होंने कहा कि कोई अगर करेगा तो उनके वोटर्स उनके गली मोहल्लों में इनको निकलने नहीं देंगे, दूसरा थ्रेट उनको। अब ये इत्तेहादी तो एक तरफ रखे ना, अगर तो इनके तमाम लोग जिस तरह ये कह रहे हैं इनके साथ हैं, इमरान खान का फलसफे पे, उसकी सोच पे, उसके नजरिए पे, उसके प्रोग्राम पे वो कुर्बान जा रहे हैं, वारे जा रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं, तो भाई फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आप फौरन इजलास बुलाइए और हमारे मुंह पे मारिए नो कॉन्फिडेंस का मोशन कि ये लो भाई तुम लेकर आए तो खत्म हो गया, 100 आदमी तुम्हारे, तुम नहीं कर सकते पूरे। अगर तो ये परेशान हैं और उनकी जबान बताती है, शेख रशीद की जबान बताती है, वजीर आजम की जबान बताती है कि वो परेशान है, वो अपसेट हैं, और फिर आप सुने, अब ये कल से आसिफ जो फवाद चौधरी साहब ने कहना शुरू किया है कि नहीं जी इस पे तो बातचीत होनी चाहिए, इस पे तो कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, चीजें इतनी आगे नहीं जाने चाहिए। हाँ, ये तो वैसे आज शेख रशीद ने भी कह दिया, सुलह सफाई होनी चाहिए, ये एकदम सुलह सफाई पे आ गए। फवाद ये अच्छा कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक टूल है, अगर अक्सरियत नहीं भी किसी के पास है तो अपोजिशन को इस्तेमाल करने का हक है, आप उसको होने दीजिए, जिस तरह आइन के अंदर दर्ज है, जो उसकी स्पिरिट है उसके मुताबिक होने दीजिए। आप ये चोर दरवाजे, चोर रास्ते अपनी तशरीयात क्यों पैदा करते हैं? क्यों आपका स्पीकर जो है वो इस किस्म के बयान देता है जिससे ये वाजे हो रहा है कि वो फरीक बन के खड़ा हो गया है उसके अंदर और वो कह रहा है कि मैं किसी सूरत में नहीं होने दूंगा? तो मैं समझता हूँ इनके अपने बयानात, इनके चेहरे, बॉडी लैंग्वेज, अच्छा ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्विकली मैं फैसल से जवाब लेती हूँ, लेकिन सईद गनी साहब क्विकली
मुझे ये बताइए कि ये जो रूलिंग वाली बात है जो अभी तक हम सुन रहे हैं, ये उस दिन अगर ऐसा हो जाता है, ये स्पीकर रूलिंग दे देते हैं, गो के वो नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस भिजवा सकते हैं ईसीपी को, बट फर्ज करें उनकी तरफ से आ जाती है, वो वोट्स रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद आपकी नाकाम हो गई है, और ये सोच है कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती, तो कोर्ट्स क्या इस मामले पे खामोश रहेंगी? आप लोग जाएंगे इसको चैलेंज करेंगे? नहीं, मैं कर सकता हूं। देखें सादिया, इसमें फर्क है। इसमें वोट इस तरह नहीं होना कि स्पीकर साहब पर्ची देंगे और उसके बाद गिनती होगी और कहेंगे नहीं ये रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेंबर्स हाउस के अंदर मौजूद होंगे उनका डिवीजन होगा, एक तरफ जाएंगे वो लोग जो इस करारदाद के हक में होंगे, दूसरी तरफ वो होंगे जो नहीं जाना चाहते, बैठे रहेंगे, वो अलग बात है। अब अगर स्पीकर साहब ये कहेंगे कि जी जो इस करारदाद के हक में वो इस गेट से बाहर निकल जाए, उनकी गिनती करें, तो क्या स्पीकर जाके लिपट जाएगा उस आदमी को जो पीटीआई का होगा? क्या उसके पैर पकड़ लेगा, टांग पकड़ लेगा, लाठी मार देगा? उसको क्या करेगा? उसको वो रोक नहीं सकता, वो जाएगा, वो उसको गिनना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये कोई वो नहीं कि पर्ची आई और बाद में कहते हैं स्टैम्प तुम्हारी यहाँ लगी है, तुम्हारी वहां लगी है। चले मैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में किया था। आपका मैं जवाब लेती हूं, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये सारे नुकात जो जावेद लतीफ साहब ने और सईद गनी साहब ने उठाए हैं कि फिर हुकूमत ये करके क्यों बुखलाहट का शिकार नजर आ रही है, इसका जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सईद गनी साहब जो हवाला दे रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जिस तरीके से इनके वुज़रा वो कहते हैं सुलह सफाई की बात करें, तो फवाद चौधरी का ये ट्वीट है, उन्होंने कहा कि अपोजिशन की बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियां पैदा कर दी हैं। जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं है, इसमें कम अज़ कम इत्तफाक राय पर निज़ाम इस्तवार होना चाहिए। समझता हूं कि इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। एक तो ये बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपको खतरा नहीं है इनकी कामयाबी का, तहरीक अदम एतमाद की, तो फिर अपने लोगों को रोक क्यों रहे हैं, उनको धमकियां क्यों दे रहे हैं, नहीं जाना, डी चौक पे एक दिन पहले जलसा क्यों हो रहा है, और ये सुलह सफाई तक बात कैसे आ गई? सुलह सफाई का मैं पहले जवाब देता हूँ। अच्छा। एक तो ये है कि ये पहली बार नहीं है, हम इनके कुछ लोगों को निकाल के हमने कई बार इनसे बातचीत की कोशिश की है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, फैटिफ के बिल के ऊपर, और मुतअद्दिद मौक़े थे, कोविड मैनेजमेंट के ऊपर। जब कोविड आया था कमेटी बनाई, हमने कहा, लेकिन ये साथ एक वो ले आते हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने दिया है, वो NRO का डॉक्यूमेंट ले आते हैं, प्रपोजल ले आते हैं कि जी ये है 16 नवंबर 1999 से पहले के केसेस ख़त्म कर दें तो हम आपके साथ चलने के। बाकायदा पेपर ले आते हैं, आप कह रहे हैं शाह महमूद साहब को ये हैंड ओवर कर देते हैं कि ये माने। जी हर बार तो जब भी बात करें ना, ये देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पे ये प्रपोजल दिया हुआ है, ये है कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस। इस पे ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा। 32 शिके हमारी मर्जी की चेंज कर दें। नहीं, ये कमेटी में उन्होंने दिया था, उनकी तरफ से आया था, पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से, और उसमें काफ़ी बेनिफिशरीज इन्हीं के लोग हैं। PM जिसका जिक्र कई दफ़ा कर चुके हैं। जी हाँ, चौधरी शुगर महल, अल-अज़ीज़िया, सर महल, एवन फील अपार्टमेंट, जो भी केसेस हैं वो कहते हैं ख़त्म कर दे, तब बातचीत हो सकती है। तो ये फवाद वाली जो बात है ना, वो इनके कुछ लोगों को निकाल कर तो है, लेकिन इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। इनके साथ बातचीत, ये करप्ट लोग हैं, ये क्रिमिनल्स हैं इनमें। जो ये सारे केसेस हैं इन्होंने जो मुल्क के साथ किए, इमरान खान साहब इनको कभी NRO भी नहीं देंगे, इनसे बातचीत भी नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक नो गो एरिया है। ठीक है, कुछ लोगों को निकाल के, बाकी फवाद ने बिल्कुल ठीक बात की है कि हम भी इकट्ठे काम करते हैं कमेटीज़ के अंदर, चीज़ों के अंदर, लेकिन कुछ इनके लोग हैं उनको निकाल के, ये इनके लोगों को देखना है कि इनके जो लोग हैं उनको, और यही बात है कि मैं कह रहा हूँ मुतनफिर हैं वो इनकी पॉलिटिक्स से, उनको देखना है कि दो खानदान अपनी करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी पार्टियां इन्होंने दाव पे लगा दी है। चलिए अब आ जाए, मुझे बताएं कि ये तहरीक अदम एतमाद आप नाकाम कैसे बनाएंगे? अगर आपको ये खदशा नहीं है कि आपके लोग इनका साथ नहीं देंगे, तो फिर आप अपने लोगों को इजलास में जाने से क्यों रोक रहे हैं? अच्छा, ये तो है हमारे लोग, हमारी मर्जी, हमारे मेंबर्स हमारी मर्जी, ठीक है, वो तो उनकी मर्जी है ना, उनका राइट है। इजलास में जाएंगे, हमारे लोग करेंगे तो वो बाद में देखा जाएगा ना, बाद में एक वाकया तारीखी
तारीखी नहीं, हम इजलास में जाएंगे, वो डिबेट्स होंगी, जाएंगे? चीज़ें होंगी। देखिए बात सुने, कोई इशू नहीं है हमें, हम प्रॉब्लम इनको है। हमने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके इमरान खान साहब वॉलंटरली उन्होंने लिया था, उस वक्त हमारा काम था, हमने अपना नंबर पूरा करना था, हमने तो 180 क्रॉस किया। अभी 172 छोड़ दे, दूर की बात 72 के लिए तितर बत्तर हो रहे हैं। और आप देखिएगा, एक बुनियादी नुक्ता आप समझें, एक बुनियादी नुक्ता आप इस पूरी चीज में समझें, जरा गौर फरमाइए कि जो तरीके अदम एतमाद जिसके खिलाफ लाई जा रही है, उस पर कोई चार्जशीट नहीं है, कोई करप्शन का एलिगेशन तक नहीं है, कोई बदनवानी का एलिगेशन तक नहीं है, लेकिन जो ला रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड मुजरिम, लूटमार, करप्शन, वो लोग ला रहे हैं। चले, लेकिन ये तो बुनियादी एक नुक्ता समझें, चले आईनी तरीका है ना, एक गलत भी नहीं है, गैर आईनी चीज तो नहीं आ सकती तरीके। मैं कहता हूँ स्पीकर साहब जल्दी इजलास बुलाएं। अच्छा, कल चलिए बुला ये लें, तो हो जाएगा, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी, और इनको आराम आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अपने ये लोगों को जो धमकियां दे रहे हैं, रोक रहे हैं, मियां जावेद लतीफ साहब, वो कह रहे हैं हमारे बंदे हमारी मर्जी। ये कोई धमकियां नहीं दे रहे, लेकिन एक चीज, आपको क्या है? कोई धमकियां नहीं दे रहे, लेकिन एक चीज है, ये कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नोट चल रहे हैं। अच्छा, 18 करोड़ 20 करोड़ तक अब रेट भी देखे तो ना बढ़ रहा है। आपके लोगों को जो ऑफर्स वजीर आजम ने उस दिन जलसे में कहा कि करोड़ों की 20 करोड़ की ऑफर, चोरी का पैसा इनके पास, ये ना, फिर जावेद लतीफ साहब पैसे भी ले लें, कह रहे 20-25 करोड़ भी आ गया, वोट भी। अच्छा, यतीम खाने खुलेंगे, कोई चैरिटी में जाएगा, कोई लंगर खाने खुलेंगे, कोई यतीमों की मदद होगी, दे दें, ले लें, ठीक है जी। इनका नंबर जावेद लतीफ साहब पैसे भी वो कह रहे हैं ले लेने आपसे, वोट भी आपकी मर्जी का जो है वो नहीं पड़ना, हमारे बंदे हमारी मर्जी। सादिया, फैसल छोटे भाई हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, मगर बदकिस्मती है कि इन पर भी पूरा रंग पीटीआई का यकीनन चढ़ना ही था, काफ़ी अरसा हो गया है इनको। मगर मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि आप अगर तो ये आज हमें कहें कि किस वजह से आप अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, अगर इनका ये सवाल है तो, अगर तो 4 सालों के अंदर जब आप मुकदमात बना रहे थे, जब आप जेलों में अपोजिशन को डाल रहे थे, उस वक्त कोई अदम एतमाद की तहरीक आती तो आप ये कह सकते थे कि अपने आप को बचाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। आज आप गली कूचों में निकल कर देखें कि लोग बद्दुआएं किस तरह दे रहे हैं। यहाँ तक नौबत आ गई है कि अगर अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक ना लेकर आती तो अपोजिशन को भी उतनी ही गालियाँ लोगों से पड़ती जितनी हुकूमतें वक्त को दी जा रही हैं। वजह यह है कि आप बता दें कि किस शोबे में इन्होंने बेहतरी 4 सालों में लेकर आए, या कम अज़ कम उसमें तबाही इन्होंने नहीं की। अब आ जाएं, अगर ज़ाती तौर पर मुझे पूछें या सईद गनी साहब को पूछें, तो हम तो ज़ाती तौर पर इस हक़ में होंगे कि इनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए, ताकि वो जो सोच थी कि इस तरह के सिलेक्टेड लोग ला के तो मुल्क की बेहतरी हो सकती है, या जिस तरह भाषण इलेक्शन से पहले कंटेनर पर चढ़कर इल्ज़ामात लगाकर ये लोगों को माइल करने की कोशिश करते थे अपनी तरफ, आज लोगों को पता भी चल गया। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमने भी कल उसी आवाम के पास जाना है जो आज गालियां इनको दे रही है। अगर आज उनकी आवाज़ नहीं अपोजिशन बनती तो कल को वो भी इनके लिए दरवाजे अपने बंद कर लेंगे। सो मैं कहना ये चाहता हूँ सादिया के देखें, कभी ये कहते हैं कि हमारे बंदे हमारी मर्जी, और कभी ये कह देते हैं कि जनाब ये आलमी साजिश है। मुझे आज सादिया सिर्फ ये बता दें कि आलमी साजिश होती है हुक्मरानों के ख़िलाफ़, इसमें कोई शक नहीं। आलमी साजिश हुई थी जब पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो ने एटम की बुनियाद रखी। आलमी साजिश हुई थी जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए तजर्बा किया और उनको हाईजैकर बना दिया गया और किसी को फांसी पे चढ़ा दिया गया। मुझे सिर्फ सादिया ये बताएं कि इन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है जिसको
रहती दुनिया तक पाकिस्तानी कौम याद रखेगी कि जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई आलमी साजिश हो रही है। चलिए ये तो आपने आप रीजंस बता दिए खुद कर रहे हो आपने, पाकिस्तान जो का। इन्होंने पूछा कि तहरीक अदम एतमाद एक ऐसे शख्स के खिलाफ ला रहे हैं जिस पर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, तो आपने रीजंस बता दिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों है। अब मुझे सईद गनी साहब एक सवाल मेरा आपसे, ये बाद में मैं जावेद लतीफ़ साहब की भी ओपिनियन इस पे जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि आप लोग बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। इमरान खान साहब ने जो 2014 का धरना था 126 दिन का, आप लोगों ने PMLN का साथ दिया। आप लोग कहते थे कि ये कोई तरीका नहीं है कि लोग अपने बंदे लेकर आ जाएं और कहें एक वजीर आजम को कि वो मुस्ताफी हो जाए और घर जाए। लेकिन अब अगर वजीर आजम इमरान खान जो हैं, आप उनको घर भेजने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो इमरान खान को आप क्या समझते हैं कि वो सड़कों पर अपने लोग लेकर नहीं आएंगे? कोई भी हुकूमत बने, किसी भी जमात की बने, क्या वो हुकूमत एक मजबूत हुकूमत बन सकेगी? क्या वो हुकूमत चल सकेगी? इसी तरीके से अगर इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि मुझे हुकूमत से निकाल दिया तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। देखिए सादिया, एक तो मैं समझता हूँ आपको भी एहसास होगा और PTI के लोगों को भी एहसास होना चाहिए, अगर वो किसी खुशफहमी में मुब्तला है तो कोई इलाज हमारे पास नहीं है, कि PTI की अव्वल तो वो जो पॉपुलरिटी जितनी बताते हैं वो 18 के इलेक्शन में नहीं थी, 13 में शायद ज्यादा थी, 18 में वो नहीं थी। लेकिन चले किसी तरह ये आ गए हुकूमत में, ठीक है। अगर तो इनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा होता या फिर ये कि जितनी 18 में थी उतनी होती, तो 2018 के बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इनको इतनी बुरी शिकस्तें उन इंतखाबात में ना होती। बाकी पूरे पाकिस्तान के नताज उठा के देख लीजिए, लेकिन मैं आपको कराची का बता सकता हूँ। फैसल वावडा साहब पहले नंबर पे थे 2018 में 249 में। अब जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो वहां PTI का कैंडिडेट 6ठे नंबर पे है, पहले नंबर से 6ठे पे है। पीपुल्स पार्टी पहले पे चली गई। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, ये सबसे पाकिस्तान का बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है क्लिफ्टन, जहां से आरिफ अलवी भी जीते हैं, जहां से इमरान इस्माइल भी जीते हैं, जहां ये 13 में भी जीते, जहां ये 18 में भी जीते, जो इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। पीपुल्स पार्टी ने कैंटोनमेंट के इलेक्शन में, जो कैंटोनमेंट पीपुल्स पार्टी का हमेशा कमजोर एरिया रहा है, वहां हमने PTI का सफाया कर दिया बिल्कुल। इनकी 2 नशिस्तें आई हैं और 500-500 वोट लेके इनके 2 लोग जीते हैं। बाकी पीपुल्स पार्टी के किसी बंदे ने 3000 वोट लिए, किसी ने 3500 वोट लिए, हम जीत गए और हमने वो अपना वाइस प्रेसिडेंट भी हमारा आ गया है। ठीक है। मलीर के एक इलेक्शन हुआ, वहां पे इनके पहले 17,500 वोट थे, जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो इनके वोट 6000 हो गए, और बाकी उठा के देख लीजिए हर जगह इनका ये हाल हुआ है। इनकी वो सूरत हाल नहीं है। इमरान खान साहब अगर आज भी उस गलत फहमी में मुब्तला है कि मैं निकलूंगा तो मेरे साथ पता नहीं कितने लाखों लोग आ जाएंगे, वो लाखों लोग माफ कीजिएगा, वो 126 दिन के धरने में ही नहीं थे। वो तो आपकी मेहरबानी थी टीवी चैनल की कि खाली कुर्सियां नहीं दिखाते थे, वो इमरान खान को वहां स्टेज पे दिखा देते थे ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ। तो अब मैं नहीं समझता एक बात बताएं, एक बात बताएं, ये जावेद लतीफ साहब बैठे हैं आपके साथ, इन्होंने ना कुछ कराची के MNAs का जिक्र किया था लास्ट मेरे प्रोग्राम में कि वो साथ देंगे तहरीक अदम एतमाद के में ऑपोजिशन का। तो क्या कराची के कुछ MNAs हैं इस वक्त राब्ते में? सादिया, मैं तो पिछले कोई 6, 7, 8 महीनों से अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कह चुका हूं कि हम जिस दिन हम चाहें ठीक इनके MNAs, इनके MPs को पीपुल्स पार्टी में ज्वाइन करवा सकते हैं। वो तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं रिजाइन लो, जान छोड़ाओ, हम पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, वो तैयार बैठे हैं। वो फैसला हमने करना है कि हम कब कराते हैं। अभी इन्होंने बाइकॉट किया था। आपसे गारंटी भी तो मांगी होगी ना उन्होंने कि फिर आप ये अश्योरेंस दे दें कि अगले इंतखाब में आप टिकट देंगे उन्हें। मेरी सुने ना, इन्होंने अभी जो सेनेट की सीट पे इलेक्शन हुआ, इन्होंने बाइकॉट क्यों किया? इन्होंने बाइकॉट इसलिए किया कि इनको पता था कि इनके लोगों की अक्सरियत इनको वोट नहीं करेगी। इन्होंने बाइकॉट किया, 4 जाएंगे चार आए और उन्होंने वोट दिया। अगर ये बाइकॉट ना करते तो शायद इनके 15-20 आ जाते। तो इनकी हालत बड़ी खराब है। लोग अच्छा, उनके वजह है क्यों बेजार है? वो लोगों को फेस नहीं कर सकते, आवाम में जा नहीं सकते हैं, जो बर्बादी कर दी है मईशत की इन्होंने। ठीक है, ये वही रीजन आ गया जो जावेद लतीफ साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने अगले इलेक्शंस में जाना है। आपके MNAs जो है वो कह रहे हैं जिस टाइम पे चाहें उनको आप रिजाइन करके ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो शामिल करवा सकते हैं। सादिया, इनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि इनकी काम पे टांग रही है बहुत बुरी तरह। क्या हो गया? बखलाहट का शिकार है। एक स्लिप ऑफ टंग है बिलावल साहब का, अगर नवीन तो मैं गलत कह भी नहीं सकता, नौजुबिल्लाह, मुझे गलत अल्फाज भी नहीं कह सकता। वो जरा कहलवा लें उनसे एक दफा दोबारा, उनको कहते रहो दोबारा दोहरा दें एक आराम से, क्योंकि अभी तो आपने बात कर ली है, मेरी बारी।
अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा था सिंध से चले हैं वो, और वाकई में बड़ी मेहनत की उन्होंने, और वही लोगों को ट्रक से उतरते थे, स्पीच सुनते थे, फिर ट्रक पे चढ़ जाते थे। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, जहाँ जहाँ से आए लाला मूसा, लोकल्स नहीं आए, वही लोग यहाँ आए। इनका प्लान था कि धरना देंगे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं भाई, बस ये हम PTI नहीं है कि 126 दिन तक बैठी रहेगी, हम तो चले गए, एक घंटा भी नहीं रुके। तो इनका वो ड्रॉप सीन हुआ। फिर इनका जो तहरीक अदम एतमाद है फेस सेविंग के लिए इन्होंने जमा कराई है, और इसमें नाकामी होगी। देखिए मैं बड़ी बात नहीं करता, दूर नहीं है, इस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक मंडे इसी हफ्ते रैप अप करेंगे, क्योंकि आगे OIC का आ रहा है। और फिर 23 मार्च की परेड में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खारजा जो है होंगे तब 23 मार्च की परेड में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास एक ऐसा कार्ड है जिसकी वजह से ना सिर्फ अभी इमरान खान साहब, बल्कि अक्टूबर 2023 में जनरल इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएंगे। वो क्या कार्ड है? वो क्या कार्ड है? वो हेल्थ कार्ड है। ओह, हेल्थ कार्ड है, डैम्स का कार्ड है, एक्सपोर्ट्स का कार्ड है, हमारे पास रेमिटेंसेस का कार्ड है, हमारे पास ग्रोथ रेट का कार्ड है, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का कार्ड है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन का कार्ड है, हमारे पास सारे परफॉर्मेंस के कारकर्दगी के कार्ड्स हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह एक तारीख रकम हुई कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट एक ही पार्टी की रिपीट होती है, बल्कि डबल वोट लेके आती है, 2/3 मेजॉरिटी लेके वापस आती है। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, जनरल इलेक्शन में भी ये भी पहली बार होगा कि कोई पार्टी की गवर्नमेंट ना सिर्फ रिपीट होगी, बल्कि डबल वोट लेकर 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगी। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख, वो भी सब कार्ड्स हो जाएगा। सब कार्ड्स हैं हमारे सब कार्ड्स हैं। परफॉर्मेंस। जावेद लतीफ साहब तो कुछ और कहते थे, मैंने पहले कहा, वो तो कहते थे कि वो इनका तो बयानिया ही कुछ और था ना, वो तो कहते थे नहीं सिलेक्टर्स होने चाहिए, तो फिर वापस आते हैं और फिर हुकूमतें बनती हैं। जी हाँ, इनकी तो आप लोगों के बारे में तो वो ये कहते थे, नून लीग फोन कॉल्स आती हैं नून लीग की, क्योंकि ऐसी बातें करेंगे ना, नून लीग पार्टी जो बनी है, ये इनकी पैदाइश ही ऐसी हुई है ना नून लीग की, जनरल जिलानी के घर में सरिया लगाकर, और वो जो हुआ है पीपल्स पार्टी का भी मैं बताऊं, सिवाय इमरान खान साहब के जिसने 22 साल स्ट्रगल किए, बाकी पार्टियां बाद में बनी है, पहले इक्तदार में आए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में, एक डिक्टेटर की कैबिनेट में मेंबर थे, बाद में पार्टी बनी। नून लीग जो है वो आपके सामने है, पहले इक्तदार मिला, बाद में नून लीग बनाई जनरल ज़िया ने। लेकिन सुने PTI 22 साल ऑपोजिशन में स्ट्रगल, अब मुझे ब्रेक लेने दे। आपने बड़ी वो बात कर दी है, मैं जावेद लतीफ साहब, सईद गनी साहब से ब्रेक से वापस आके पूछूंगी। उन्होंने कहा 2023 में जब इलेक्शंस होंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगी। एक ऐसा कार्ड है, और वो कार्ड उन्होंने कहा हेल्थ कार्ड है। हेल्थ कार्ड की बुनियाद पे उनको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इलेक्शन जो है वो जीतेगी। जवाब लेंगे एक वक्त बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जावेद लतीफ साहब, सईद गनी साहब, आप दोनों ने बात सुनी है फैसल जावेद साहब की। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा कार्ड है कि 2023 में 2/3 मेजॉरिटी लेके वापस आएंगे, और वो हेल्थ कार्ड है। सो आपने जो चीज़ें गिनवाई हैं तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ लाने के लिए, वो कह रहे हैं कि अवाम को मुतमईन नहीं कर सकेंगे। सादिया, ये जो कार्ड है ना, यही इनके गले का फंदा बनेगा। सबसे करप्शन का बड़ा स्कैंडल यही निकलेगा। आप मुझे ये बताएं कि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह इन्होंने अस्पतालों में ये हेल्थ कार्ड के हवाले से किसी को डिस्प्रिन की गोली देते हैं तो लाख रुपया उसका बिल बन जाता है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि पंजाब में हेल्थ कार्ड जब नहीं था तो एक गरीब आदमी से लेकर कोई भी बंदा किसी किस्म का इलाज करवाना चाहता था तो 10 साल में उसका इंश्योर किया जाता था ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कि कोई बाहर से मेडिसिन ना ले, इलाज होता था। आज आप सरकारी अस्पतालों का भी हाल देख लें, और चंद एक जिन प्राइवेट अस्पतालों को इन्होंने नवाजा है उनमें भी जाकर लोगों का हाल देख लें। लंदन क्यों जाते हो? एक सेकंड यार फैसल, लंदन क्यों जाते हैं आप? फैसल एक सेकंड,
नहीं होता था ना, जावेद लतीफ साहब ना वो बात कर रहे हैं जो नहीं थी। छोटे हो, लेकिन यार ये इस तरह नहीं है। आप जो भी कह रहे थे मैं सुन रहा था, मैंने कोई आपको ये इंटरप्ट नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन आप एक बेबुनियाद बात कर रहे हैं ना, एक बेबुनियाद बात कर रहे हैं। और छोटा मैं नहीं हूँ, मैं 25 साल से पीटीआई में हूँ, मेरा पॉलिटिकल सफर है। नहीं, वो अपनी आप बात कर लें, छोटा कह रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन लोग तो छोटा बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं के तौर होता। पे इसको लेते हैं। नहीं आप बात करें। नहीं, करें लतीफ साहब करें। मैं तो भाई कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आप पीटीआई में एक डिस्टेंस पे हैं, वीडियो लिंक पे आप बात करें। जावेद लतीफ साहब फरमाइए। बात करें। लेकिन सादिया ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि इस तरह ये फैसले कर रहे हैं। देखें, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ी नहीं है? क्या आप देखें कि पाकिस्तान के कर्जे इन 4 सालों में बढ़े नहीं हैं? क्या इन 4 सालों में बेरोजगारी बढ़ी नहीं है? क्या इन 4 सालों के अंदर पैसा डीवैल्यू नहीं हुआ? फिर आप मुझे बता तो दें कि शोबे में इन्होंने तरक्की की है कि कार्ड लेकर फिरेंगे, कार्ड लोग इनके मुंह पे मारेंगे जब लोगों के दरमियान ये जाएंगे। इनको पता चल जाएगा कि लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि जब अम्ब्रेला हटे ताकत की तो फिर इनका हशर लोग क्या करेंगे। लोग पीटीआई का टिकट लेना अपने लिए अजाब समझेंगे। कोई इनका टिकट खरीदने वाला नहीं होगा जिस तरह खरीदे गए थे पिछले 2018 के इंतखाबात में। अब मुफ्त लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा, बल्कि पैसे देंगे फिर कोई टिकट ये नहीं लेगा पीटीआई का। ये हालत है पब्लिक में। ओके, ठीक है। अच्छा, एक तो चलें, ऑब्वियसली ये कारकर्दगी कोई भी हुकूमत हो वो कहेगी कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें दोबारा भी वोट पड़ेंगे, ये हर हुकूमत की तरफ से कहा जाता है। और ऑपोजिशन इसी तरीके से तनकीद भी करती है। डेफिनेटली महंगाई बढ़ी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बट जिस तरीके से अब ये तरीके अदम एतमाद आई है, सईद गनी साहब, अगेन ये जो स्पेशली पंजाब में इस वक्त चल रहे हैं, आप बाजार कराची में बैठे हैं, आप वहाँ के सिंध के मामलात भी देख रहे हैं, एमकेएम के साथ मीटिंग्स पीपल्स पार्टी की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ डेवलपमेंट होते होते, जैसे एक खबर ही आई और काफ लीग की तरफ से ये दावा किया गया कि बुज़दार साहब को हटाने के लिए हुकूमत ने हामी भर ली है, तो वहां पे चेंज आए तो ये मामला वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वहीं पर खत्म हो जाए और यही कंडीशन हो कि ठीक है आपकी बात वहां मान लेते हैं, यहाँ वजीर आजम वाली तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखें, हमारा मुतालबा तो नहीं है ना कि आप बुज़दार साहब को हटाएं। मैं तो कहता हूँ बुज़दार जैसा वजीर आला हो ताकि बिल्कुल दफन हो जाए पीटीआई पंजाब में ना, वो तो जो कारकर्दगी उनकी है। लेकिन अगर तो वो तो उनकी आपस की है, पीएमएलक्यू के साथ कोई उनका हो सकता है ना। लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है कि अब ये बात जो है वो पीएमएलक्यू और पीटीआई से आगे बढ़ गई है, इसलिए कि अब जो है वहाँ अलीम खान साहब अलग खड़े हैं, तरीन साहब का ग्रुप जो है वो अलग खड़ा है। तो ये तमाम चीज़ों को, तमाम तीनों फरीकों को तो राजी नहीं कर सकते ना। अगर बुज़दार को हटाएंगे तो किसी एक को बनाएंगे, ये तीनों को इकट्ठे तो नहीं बना सकते। बहरहाल वो इनका अपना मसला है, उसको किस तरह हैंडल करते हैं नहीं करते हैं वो हमारा मसला नहीं है। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद बट उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी अगर ये पंजाब में अगर इत्तेहादी इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जाहिर है चौधरी परवेज इलाही से मुलाकातें जरदारी साहब की भी हो रही हैं, पीएमएलएन की भी हो रही हैं। देखिए, मैं आपको और अर्ज कर दूं, अगर तो ये चौधरी परवेज इलाही साहब को बना भी देते हैं चीफ मिनिस्टर, तो क्या उस पर अलीम खान का जो अलग एक ग्रुप खड़ा हो गया है, तरीन साहब का अलग से ग्रुप खड़ा है, क्या वो भी सब इस पर इत्तफाक करते हैं कि नहीं करते हैं? पंजाब में तो शायद इनके लिए ज्यादा मुश्किलात हैं। जो फेडरल, जो नेशनल असम्बली है, वहां जो इनको मुश्किल पड़ी है, देखिए ये मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, ये बता रहे थे हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो साथ साथ आप जरा वजीर आजम के वो बेशुमार क्लिप्स हैं। अगर डॉलर 1 रुपया बढ़ जाता है तो इतने 100 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ जाता है। डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो वजीर आजम चोर है, पेट्रोल महंगा हो जाए तो वजीर आजम चोर है, डीजल महंगा हो जाए तो वजीर आजम चोर है, बिजली की कीमत बढ़ जाए तो वजीर आजम चोर है। ये हमने तो नहीं कहा था, ये इमरान खान साहब के अपने तकरीरें हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो सारी चीजें इनके गले को आ रही है ना। जब सारी चीजें अब ये तो फरिश्ते हैं, चले पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी चोर थी, नून लीग की हुकूमत भी चोर थी, ये फरिश्ते हैं भाई। इन फरिश्तों के दौर में वो हजारों अरब रुपए की करप्शन रोजाना क्यों नहीं हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का बोझ भी कम पड़ना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं वो भी कम पड़ने चाहिए। लेकिन कर्जे भी इन्होंने अल्लाह के फजल से ठीक ठाक बढ़ा दिए,
पाकिस्तान की जो करप्शन में जो इंडेक्स में जो उनकी रैंकिंग थी वो भी तारीख में कभी नहीं हुई, 140 पे हमें पहुंचा दी। इन्होंने हर चीज में, हर बुरी चीज में पाकिस्तान को आगे लेकर गए। खाद का बहरान इनके दौर में, LNG का बहरान इनके दौर में, गंदम का बहरान इनके दौर में, चीनी का बहरान इनके दौर में, और सब में इनके ATM शामिल हैं। चीनी का कमीशन बनाया, रिपोर्ट इतनी मोटी रिपोर्ट है 400 सफात की, भाई करो, अच्छा, गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? गंदम पे इंक्वायरी कराई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब ये जितने भी आपने स्कैम्स गिनवाए हैं, जितनी भी चीजें आपने कहा इस दौर में हुई हैं PTI के हुकूमत के दौरान, मुझे ये बताएं सेनेटर फैसल कि आज ही ऑपोजिशन की तरफ से मुतालबा आया है कि आपके लोगों के नाम सबके ECL पे होने चाहिए क्योंकि उनको ये खदशा है। जैसे आज वो शहजाद अकबर के हवाले से भी खबर आई, फिर आई थिंक शहजाद अकबर को आना पड़ा, नहीं आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाग गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो लंदन चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, और वो इधर F7 में बैठे हुए थे। तो खबर नहीं आई, ये यही करते। अभी जो इन्होंने लेकिन इनको खदशा है कि आपके लोग जितने भी स्कैम्स में जिनके नाम रहे हैं वो भाग जाएंगे। ECL पे मुतालबा है उनका कि ECL पे नाम डाल दें। जवाब है सादिया, इनसे फौरन भी पूछे भगोड़ा कौन है, भागा कौन हुआ है, एब्सकॉन्डर कौन डिक्लेयर्ड है? पूरा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, इनके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर बाहर बैठे हुए हैं, इसाक डार, उनके नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ का बेटा बाहर है, उनके बेटे बाहर हैं, वो भागे हुए हैं, वो भागे हैं, दवाई लेने गए थे, वापस ही नहीं आए। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में, इमरान खान ने अपनी कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई कारोबार नहीं करना, कोई एवरफील्ड अपार्टमेंट नहीं बनाने, कोई सरे महल नहीं बनाना, उनका आपके तो लीडरशिप के सबके एसेट्स ही बाहर है, वो हैं, वो सिर्फ हुकूमत करने आते हैं, यहाँ लूट मार करने, बाकी सब कुछ बाहर है। बेटा आपने तुमको वापस लाना था ना, फिर आप भी नहीं ला सके, आपने कहा था लेकर आएंगे। भाई ने दिया था, इनके भाई ने एफिडेविट दिया था, ठीक है ना, वो तो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। आपने वो इनकी लूटी हुई दौलत भी वापस लानी थी। बॉन्ड रखते हैं, वो आएगी वापस। कब आएगी वो तो आपको भेजने के चक्कर में कब आएगी? इनकी फ्लॉप होती है ना, देखिएगा इमरान खान, अगले जनरल इलेक्शन से पहले इनकी लूटी हुई दौलत वापस आ जाएगी। पहले तो प्रॉब्लम था, इमरान खान कुछ जंजीरों में जकड़े हुए थे, कुछ इतने चैलेंजेस थे, दिवालिया इकॉनमी, ये जो इन्होंने लिस्ट गिनवाई है ना ग्रोसरी की और ये स्कैंडल्स की सारी, भाई ये 2008 से 18 तक का वही आप अभी भी, मुझे याद है हम शो करते थे, वही आप बोल रहे हो, वही बोल रहे हैं। इसमें ऊपर PTI नाम चेंज कर दिया आपने, बाकी आपके दौर की चीजें सारी। हमारी तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर की, कंस्ट्रक्शन ऊपर की, टैक्स कलेक्शन ऊपर है। मैं नहीं कहता, सारी रिपोर्ट्स कहती हैं, आज इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सारी रिपोर्ट्स कहती हैं, क्रॉप्स प्रोडक्शन, IT एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्री, हेल्थ कार्ड, 10 डैम्स प्रोजेक्ट, सारी चीजें अवाम के लिए हो रही है। क्योंकि एक जो टिपिकल सियासतदान होता है ना, वो आने वाले इलेक्शन का सोचता है। एक जो लीडर होता है वो आने वाले इलेक्शन का नहीं, आने वाली जनरेशन का सोचता है। जावेद लतीफ साहब ने कहा हमारा टिकट नहीं, मैं आपको बताऊं जावेद लतीफ भी हमारा टिकट मांग रहे होंगे। वो वैल्यू होगी टिकट की, जावेद लतीफ भी हमारा टिकट मांग रहे होंगे। मियां साहब ये क्या सुन लिया आज मैंने? सही है ना। दूसरी चीज ये मैं बातों में कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ कंपैरिजन वो वक्त बताएगा, जावेद लतीफ साहब वो वक्त बताएगा, और आपको देखेंगे, हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा फिर फैसला होगा। अभी तो मेहरबानी आपका बहुत शुक्रिया। उधर जाना नहीं चाहेंगे, जाना नहीं चाहेंगे मियां साहब। अगर वो कह रहे शुक्रिया, अगर इलेक्शन हारना चाहेंगे तो जाहिर है वो देख लीजिएगा फ्यूचर में अगर इधर उधर जाने का इरादा हो तो। चलिए अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। जी वन लाइनर मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वन लाइनर। मैं फैसल की बड़ी इज्जत करता हूं, मगर मैं ये कहता हूं कि जो पत्थर आपको पड़ने हैं मैनू बचाओ होंदे तो जी। आप वो पत्थर खाना नहीं चाहेंगे, राइट। आई हैव टू वाइंड अप। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब और सईद गनी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।